सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप बहुत बढ़िया होंगे। मैं अमन वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए धमाकेदार लेक्चर में। और आज हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज को कंटिन्यू करते चैप्टर नंबर 8 में पहुंच चुके हैं। इतना अभी तक हमने सोल्व कर लिया, अब चैप्टर नंबर 8 की बारी है। चैप्टर नंबर 8 डी एंड एफ ब्लॉक बहुत छोटा चैप्टर है और बहुत अच्छा चैप्टर है। मतलब इस चैप्टर में जो बच्चे लुढ़कने वाले होते हैं, फेल होने वाले होते हैं ना, उनको तो मैं बोलता हूँ भाई तू ये चैप्टर जरूर पढ़ के जा, क्योंकि इस चैप्टर से छोटा है। 3-4 नंबर के हर बार क्वेश्चन आते हैं, छोटा सा है, जल्दी से याद हो जाता है। कुछ चीजें इसमें अपवाद है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है तो अपवाद तो नहीं है, और बिना अपवाद की केमिस्ट्री में मजा भी नहीं आएगा। ठीक है, तो कुछ एक अपवाद है तो उनको तो हमको याद भी रखना पड़ेगा, और कुछ फंडामेंटल्स जिनको हमको कॉन्सेप्ट की तरह सीखने हैं और क्वेश्चन लगाना है, बस अपन लगाएंगे क्वेश्चन। और एक चीज और, इस एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज में इस चैप्टर के जो क्वेश्चन है ना एनसीईआरटी के, वो क्वेश्चंस जो है थोड़े कम आते हैं। मतलब उस टाइप के क्वेश्चन कम ही आते हैं, बट हम सीखेंगे जरूर, क्योंकि कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी तो बढ़ेगी हम क्वेश्चंस को और देखेंगे तो। वैसे क्वेश्चन कम आते हैं, कौन कौन से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बताऊंगा। किस तरीके के क्वेश्चन पे आपको ज्यादा फोकस करना है वो भी बताऊंगा, कौन से कम पढ़ने हैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो सीट बेल्ट पहन लो, आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है। सिल्वर परमाणु की मूल अवस्था में पूर्ण पूरित डी कक्षक है, आप कैसे कह सकते हैं कि ये एक संक्रमण तत्व है। ध्यान से सुनो, सबसे पहले तो संक्रमण तत्व क्या होते हैं ये देख लो, कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं। संक्रमण तत्व का मतलब क्या है बच्चों, जिनका डी ऑर्बिटल, डी उपकक्षक खाली हो, अर्धपूरित हो, या फिर ऐसा बोल दो डी कक्षक पूर्ण पूरित नहीं होना चाहिए, पूर्ण पूरित नहीं होता है, डी कक्षक पूर्ण पूरित नहीं होता है, पूर्ण पूरित नहीं होता, उनको हम क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व। जैसे जिस मतलब D10 नहीं होना चाहिए, D10 नहीं होना चाहिए, डी कक्षक पूरा भरा हुआ नहीं होना चाहिए, डी कक्षक खाली होना चाहिए, कुछ 10 इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए डी कक्षक में, तब हम उसको क्या बोलते हैं कि वो संक्रमण तत्व है। 3 लोग ऐसे हैं जो संक्रमण तत्व नहीं है, कौन कौन है वो, जिंक है, कैडमियम है और मरकरी है। क्यों? क्योंकि इन सबके बाह्यतम कक्ष में कितने कितने डी में 10 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो ये संक्रमण तत्व नहीं है। इनकी भी बात अपन वापस आगे करेंगे। ये क्या है, असंक्रमण तत्व है, क्योंकि इनका D10 डी उपकोष पूरा भरा हुआ है, और डी उपकोष पूरा भरा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये तो अपनी ये बात हुई। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। सिल्वर की बात कर रहा है, सिल्वर कितने पर आता है, Ag कितने पर आता है बच्चों, 47 पर आता है। ये याद होना चाहिए आपको, सिल्वर कितने पर आता है, 47 पर आता है। अब इस सिल्वर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, सिल्वर से छोटा अक्रिय गैस कौन सी है, सिल्वर से छोटी अक्रिय गैस कौन सी है बच्चों, क्रिप्टॉन, जो कि कितने पर आती है, 36 पर आती है। ठीक है, अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 11, तो आप क्या लिखोगे, 5s2, क्यों, 5s2 4d9, ऐसे लिखोगे, 5s2 4d9 लिखोगे। क्यों? क्योंकि ये किस में आता है, जो है 4D सीरीज में आता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये एक्सेप्शनल वाला केस था, अपवाद था इसमें। इसमें क्या होता है, Ag अपने बोला था अपन ने, इस पे स्टार लगाया था, एक्सेप्शन वाला केस है ये। क्या, क्रिप्टोन 5s1, क्रिप्टोन 5s1 और 4d10 बन जाता है ये, 5s1 और 4d10 बन जाता है। क्या होता है कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, ये उठकर इधर चला जाता है। क्यों? इसका कारण क्या है, D10 की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, फिर D5 और फिर D0, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहता है। तो इन दोनों के बीच का ऊर्जा अंतराल बहुत कम है, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर अगली अवस्था में चल जाता है। क्यों चल जाता है, क्यों चुल मची उसको वहां जाने की, क्योंकि D9 से D10 ज्यादा स्टेबल है। D10 मतलब पूर्ण पूरित, और D5 का मतलब अर्धपूरित। तो पूर्ण पूरित डी कक्षक जो है वो ज्यादा स्थायी होता है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन आगे चला गया। ठीक है, तो ये ऐसा दिखने लग गया। अब इसमें भी तो D10 आ रहा है, तो ये तो संक्रमण तत्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिनमें में D10 आ जाता है वो संक्रमण तत्व नहीं होते हैं। तो अब इसमें भी D10 आ रहा है, तो अब ये संक्रमण तत्व क्यों है, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है ये, सिल्वर परमाणु की मूल अवस्था में, मूल अवस्था मतलब ये वाली अवस्था, डी कक्षक 4d10 है, आप कैसे कह सकते हैं कि ये एक संक्रमण तत्व है। पहली बात तो 2 कारण बता दूंगा मैं आपको। पहली चीज तो सिल्वर जो है, पहली चीज तो ध्यान से देखना, सिल्वर जो है वो Ag+1 के साथ साथ +2 भी दिखाता है।
Ag1 के साथ साथ वो क्या दिखाता है, +2। और +2 दिखाने का मतलब क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन उड़ाओगे, 2 इलेक्ट्रॉन उड़ाओगे। कहां से उड़ाओगे, पहले 5s1 से उड़ाओगे और फिर एक इससे उड़ा दोगे, तो यहाँ 9 बच जाएगा। अब यहाँ पे D10 आ रहा है क्या, नहीं। Ag+1 के साथ साथ क्या दिखाता है, +2 भी दिखाता है। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उड़ जाएगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उड़ जाएगा। तो पहली चीज तो ये। और दूसरी चीज, D10 स्थायित्व को ग्रहण करने के लिए प्राप्त किया गया है। D10 स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए ग्रहण किया गया है। इसका मतलब क्या है, पाया नेचुरली तो D9 ही पाया जा रहा था ना, लेकिन स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए एक आगे गया है। क्या इसमें ऑलरेडी D10 था क्या, नहीं, इसमें ऑलरेडी D10 नहीं था, इसमें D9 था, लेकिन अनस्टेबल फील हो रहा था, स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए D10 हुआ। इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये संक्रमण तत्व नहीं होगा, ये संक्रमण तत्व तो है, क्योंकि ये +2 ऑक्सीडेशन नंबर भी दिखा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे D9 आ रहा है। साथ ही साथ D10 स्थायित्व को बढ़ाने के लिए बनाया गया है, पाया तो D9 के रूप में ही जाता है। ये दो चीजें अपन इसमें आंसर लिख सकते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी कि मैंने यहाँ पर क्या बोला है। ठीक है, अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। श्रेणी स्कैंडियम से जिंक की कणन एंथैल्पी का मान सबसे कम होता है, इतना होता है, क्यों। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं। कणन एंथैल्पी का मान जो है ना, एक तरह से ये है कि कणन एंथैल्पी का मान अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों पर। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों पर कणन एंथैल्पी निर्भर करती है। कणन एंथैल्पी, एंथैल्पी सही लिखता हूं क्या मैं, देख लेना, एंथैल्पी निर्भर करती है, कणन एंथैल्पी निर्भर करती है। मतलब जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उसकी कणन एंथैल्पी भी उतनी ही ज्यादा होती है। ऐसा क्यों, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की वजह से। ऐसा क्यों, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण धात्विक बंध बनते हैं, के कारण धात्विक बंध बनते हैं। सही है, धात्विक बंध बनते हैं, क्योंकि उनके बीच में अन्योन्य क्रियाएं होने लग जाती है और धात्विक बंध बनने लग जाता है इलेक्ट्रॉनों, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की वजह से। अब जिसमें जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, उसकी कणन एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि उसमें धात्विक बंध उतने ही अच्छे बनेंगे। जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम है या है ही नहीं, उनके बीच में धात्विक बंध बनेंगे नहीं, और बन भी गए तो बहुत कमजोर बंध बनेंगे, और उसकी वजह से उनकी कणन एंथैल्पी का मान क्या होगा, कम होगा। अब ध्यान से सुनना, ये किसकी बात कर रहा है, जिंक की बात कर रहा है। जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हो, 30 पर आता है, तो क्या लिखते हो बच्चों, ऑर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं अपन, फिर 4s2 और फिर 3d10 भरते हैं। अब जिंक जो है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +2, तो यहाँ क्या दिखाता है, ये 4s0 3d10 दिखाता है। और 3d10 दिखाने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना, 3d10 दिखाने का मतलब क्या है। हो गए ना 5, ध्यान से देखना। अब 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे 10 के 10 इलेक्ट्रॉन अपन ने भर दिए, तो n का मान कितना आ रहा है, 0। n क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ रही है, 0। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इनके बीच में धात्विक बंध क्या होगा, बहुत कमजोर होगा। और धात्विक बंध कमजोर है तो कणन एंथैल्पी का मान क्या होगा, बिल्कुल कम होगा। और ऐसे सबसे ज्यादा किसका होगा, मैग्नीज का, क्योंकि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 5 आते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, वापस क्या बोला मैंने, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कणन एंथैल्पी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पर कणन एंथैल्पी निर्भर करती है। मतलब जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, कणन एंथैल्पी भी उतनी ज्यादा होगी। कैसे सर, जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण क्या होता है, धात्विक बंध बनता है, और अच्छा धात्विक बंध बना तो आप इसको अच्छे से जल्दी से इसको तोड़ नहीं पाओगे, तो कणन एंथैल्पी का मान ज्यादा लगेगा। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कम हुए तो उनके बीच में धात्विक बंध क्या होगा, अच्छा नहीं बनेगा, कमजोर बनेगा, तो आप उसको इजीली तोड़ दोगे, तो उसमें कणन एंथैल्पी का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं जिंक की। जिंक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 होने की वजह से उनके बीच में धात्विक बंध बहुत कमजोर होते हैं, आसानी से टूट जाते हैं, तो कणन एंथैल्पी का मान क्या होगा, उसमें कम हो जाएगा। परमाणु एंथैल्पी भी बोलते हैं इसको।
ठीक है, ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन था अपना। अब देखो थर्ड नंबर का क्वेश्चन। संक्रमण तत्वों की 3D श्रेणी का कौन सा तत्व बड़ी संख्या में ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आ रखा है। ठीक है, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं। संक्रमण तत्वों की 3D श्रेणी का कौन सा तत्व है जो बड़ी संख्या में ऑक्सीकरण अंक दिखाता है? और वो है बेटा मैग्नीज। कौन है? मैग्नीज। क्यों? मैग्नीज कितने पर आता है? 25 पर आता है। क्या लिखते हैं अपन इसको? ऑर्गन। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वगैरह लिखना सीख लो पहले। ये नहीं सीखोगे तो फिर ये क्वेश्चन करने का कोई सेंस नहीं है। आपको पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की प्रैक्टिस करनी है, याद करना पड़ेगा कौन कितने पर आता है, किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है और कैसे लिखते हैं। ऑर्गन आ गया, कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 18। 25 में से 18 भर दिए, कितने बच रहे? 7। उसको आप किस में भरोगे? पहले 4s2 में, फिर किस में भरोगे? 3D में। 3D में कितने आ जाएंगे? 5 आ जाएंगे। अब मैग्नीज क्या ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है? मैग्नीज +2 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 4s0। ऑर्गन को लिख नहीं रहा मैं, 3d5 आ जाता है। और 3d5 आने का मतलब क्या है? एक सेकेंड, ऐसा करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, छोड़ो। इसका मतलब क्या है बच्चों? ध्यान से देखना, 3d5 आने का मतलब क्या है? एक ध्यान से देखना। अब 5 इलेक्ट्रॉनों का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5, ऐसे ही भरोगे। तो यहाँ पे n का मान कितना आ रहा है? n का मान कितना आ रहा है? n का मान कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। सही है, n का मान कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। या फिर ऐसे करो, मेरी बात सुनो आप, ऐसा करो, सुनो ध्यान से सुनना। एक तो मैंने ये भर दिया, कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इसमें? 5। रुको जरा, सारा काम क्लियर हो जाएगा एक ही बार में। ये 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और ऐसा कैसे? ये एक आप क्या बनाओगे? 3D 4s बनाओ, 4s बनाओ। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ऐसा। अब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो, किसी कितनी क्या आ रही है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्या बोल रहा हूं मैं। पहले यहां से आप, ये क्या है? 4s है, और ये क्या है? 3D है। सबसे पहले किससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं? 4s से। क्या यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है? क्या नहीं। यहां से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे? 2। तो यहाँ पे जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे तो ये क्या शो कर देगा? +2 शो कर देगा। 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में यहाँ पे क्या बच रहा है? D5 बच रहा है, जो कि बहुत स्थायी है। इसलिए मैग्नीज की सबसे सर्वाधिक ऑक्सीकरण कितनी होती है? +2, क्योंकि उसका स्टेबल फॉर्म वही बनता है। 2 निकल गए, इसके बाद ये वाला भी निकाल सकते हो, तो क्या दिखाएगा? ये +3। फिर एक ये भी निकाल सकते हो आप, तो क्या दिखाएगा? ये +4। फिर ये वाला भी निकालोगे तो ये क्या दिखाएगा बच्चों? +5। फिर ये वाला भी निकालेगा तो ये क्या दिखाएगा? +6। ये वाला भी निकाल देगा तो क्या दिखा देगा? +7। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर है जो मैग्नीज शो कर सकता है। +2 +3 +4 +5 +6 और +7 ये शो कर सकता है। लेकिन इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? सबसे ज्यादा स्थायित्व वाली कौन सी है? मैग्नीज +2 सर्वाधिक स्थायी है। मैग्नीज +2 सर्वाधिक स्थायी है। मैग्नीज +2 सर्वाधिक स्थायी है। क्यों? क्योंकि इसमें लास्ट में 3d5 बच जाता है। +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बता दिए, फिर क्या बच रहा है? 3d5, जो कि अर्धपूरित होने के कारण, अर्धपूरित होने के कारण, अर्धपूरित होने के कारण अधिक स्थायी है। अर्धपूरित होने के कारण क्या है? अधिक स्थायी। जो भी D5 आ जाता है ना, वो हाफ फील्ड हो जाता है, और हाफ फील्ड की वजह से उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। तो आप ध्यान रखना, इन सब में से 3D श्रेणी में सर्वाधिक ऑक्सीकरण कौन दिखाता है? मैग्नीज। क्यों? क्योंकि उसके बाह्यतम कक्ष में 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनपेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है। तो वो कौन कौन सी ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता है? +2 +3 +4 +5 +6 और +7, जो कि सबसे ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद में Mn+2, ये मैंने अपनी मर्जी से बताया तुमको। Mn+2 सर्वाधिक स्थायी होता है, क्योंकि इसमें 3D अर्धपूरित होने के कारण ये क्या है बच्चों? अधिक स्थायी है। ठीक है, आगे देखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अब देखो क्या है, कॉपर के लिए E0 M+2m का मान धनात्मक इतना होता है। सही है, हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी देखा है। इसके संभावित कारण क्या है?
इसके उच्च ये और ये पर ध्यान दे देंगे ना बच्चों, क्या दिक्कत है? देखो कॉपर की बात कर रहे हैं ना, ये कॉपर है, कॉपर किस में? सॉलिड में है। इसको आपको किस में बदलना है? कॉपर एकवश में, और किस में बदलना है? +2 में। तो यहां जो एंथैल्पी लगेगी उसको मैंने बोल दिया डेल एच बोल दिया। क्या बोल दिया? डेल एच बोल दिया। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, अब बहुत ध्यान से सुनना, अब क्या कर रहा हूं मैं। देखो यहां से यहां जाने में कुछ एंथैल्पी का काम लगता है, ये आपने बोन होवर चक्र में पढ़ा होगा। सबसे पहले सॉलिड को आपको गैस में बदलना है। सॉलिड को किस में बदलना है? गैस में। और सॉलिड को गैस में बदलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? उद्रपातन। क्या बोलते हैं? उद्रपातन। और जो एंथैल्पी लगती है उसको हम क्या बोलते हैं? उद्रपातन एंथैल्पी। तो मैं यहां लिख देता हूं, यहां पे क्या लग रही है? उद्रपातन एंथैल्पी, सब्लिमेशन बोलते हैं हम इसको, उद्रपातन एंथैल्पी, जिसको हम किससे दिखाते हैं? डेल एस यू बी से। ये क्या होती है? सब्लिमेशन एंथैल्पी। किसी भी ठोस वस्तु को डायरेक्ट किस में बदलना होता है? गैस में। सॉलिड को डायरेक्ट किस में बदलना होता है? गैस में। तो सॉलिड को, कॉपर सॉलिड था, उसको हमने किस में बदल दिया बच्चों? गैस में बदल दिया। अब ध्यान से देखना क्या बोल रहा हूं मैं। अब इस गैस के अंदर आप लगाओगे आयनन एंथैल्पी। क्या लगाओगे? आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी। और ये आयनन एंथैल्पी कौन सी होगी? बोलो जल्दी से, ये आयनन एंथैल्पी कौन सी है? +2 में लगा रहे हो, मतलब क्या लगाओगे? I.E1 प्लस I.E2। दो है ना, कॉपर को किस में बदल रहा है? +2 में बदल रहा है। अब यहाँ पे जो Cu गैस अवस्था में था, अब किस में आ जाएगा? ये गैस अवस्था में तो रहेगा ही, लेकिन अब किस में आ गया? ये +2 में आ गया। और यहां से क्या हुआ? इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर पटक दिए। अब क्या करना है? अब आपको यहां से यहां जाना है, और यहां जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अब ये गैस में और ये किस में? जलीय में। तो आपको लगानी पड़ेगी जल योजन ऊर्जा, या फिर जल योजन एंथैल्पी। जल योजन एंथैल्पी ऐसे लिखते हैं ना, देख लेना यार ये एंथैल्पी वाला। इसको किससे दिखाते हैं? डेल एच हाइड्रेशन से। डेल एच हाइड्रेशन से। जलयोजन ऊर्जा को, जलयोजन को हाइड्रेशन बोलते हैं इंग्लिश में। और ये जो पूरा मैंने आपको समझाया ना, ये है बॉन होबर चक्र। बॉन होबर या हैबर चक्र, इसको समझाया मैंने। अब ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे। कॉपर सॉलिड से यहां जाने में जो एंथैल्पी लगी है डेल एच, वो किस पर निर्भर कर रही है? वो इन तीन चीजों पर, 1 2 3 पर। उर्ध्वपातन डेल सब्लिमेशन पे, प्लस आयनन एंथैल्पी, डेल आयनन एंथैल्पी को किससे दिखा रहा हूं? आई से, प्लस किस पे? डेल एच हाइड्रेशन पे। हाइड्रेशन पे, इन तीन चीजों पर ये निर्भर कर रही है, अपन ऐसा बोल रहे हैं। ये बॉन ओवर चक्र समझाया मैंने अभी तक आपको, कि यहां से यहां जाने के लिए आपको तीन चीजों से गुजरना पड़ेगा। इन तीन चीजों का मानिए। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं मैं ये, कि यहां पर ये जो परमाणविक एंथैल्पी है, या फिर इसको अपन क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन एंथैल्पी है, इसका मान ज्यादा होता है। सब्लिमेशन एंथैल्पी का मान इसमें ज्यादा होता है, और ये वाला मान कम होता है। हाइड्रेशन एनर्जी का मान कम होता है। ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, कॉपर के लिए थोड़ी स्पेशल बात होती है कि हाइड्रेशन एनर्जी का मान कम है और सब्लिमेशन एंथैल्पी का मान कम है। और अब यहाँ पे जो डेल एच आता है ना, ये कैसा आता है? पॉजिटिव आता है। इन तीनों का योग जो है ना, वो कैसा आ जाता है? पॉजिटिव आता है। पहली बात इसने बोला कि आप एक तो इस पे फोकस करो और एक इस पे फोकस करो, तो मैंने कहा ठीक है कर देंगे, क्या दिक्कत है। इस पे फोकस करा तो ये थोड़ी इसकी वैल्यू कम होती है, ऋणात्मक में होती है, इसकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा होती है, धनात्मक में होती है, लेकिन तीनों का योग क्या होता है? पॉजिटिव। और इसकी वजह से यहाँ पे जो ई नोट आता है ना कॉपर के लिए, Cu+2 से Cu के लिए, वो 0.34 वोल्ट आता है। ये भी कैसा आ जाता है? पॉजिटिव आ जाता है, क्योंकि ये असंतुलित नहीं हो पाती, असंतुलित हो जाता है। असंतुलन के कारण इसका मान भी कैसा आ जाता है बच्चों? पॉजिटिव आ जाता है। ये हमने किससे सीखा? बॉन होबर चक्र से सीखा है। ठीक है, मतलब ये वाला जो मान होता है ना, मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान, ये तीन चीजों पर निर्भर करता है: उर्ध्वपातन पर, जल योजन पर, और उस आयनन एंथैल्पी पर। ठीक है, ये चीज आपको मैंने यहाँ पर ऐसे समझाई है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। संक्रमण तत्वों की प्रथम श्रेणी में आयनन एंथैल्पी प्रथम और द्वितीय में अनियमित परिवर्तन को आप कैसे समझाएंगे? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन मैं आपको आंसर बता देता हूं। देखो 3D श्रेणी में अपन क्या लिखते हैं? 3D1 आता है,
3D2 आता है, 3D3 आता है, 3D4 नहीं आता, 3D5 आता है, फिर 3D5 आता है, 3D6 आता है, 3D7 आता है, 3D8 आता है, 3D9 नहीं आता, 3D10 आता है, और यहाँ पर फिर 3D10 आता है बाएं से दाएं जाने पर। पता है ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ स्कैंडियम की। ये स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, फेरस है, कोबाल्ट है, निकल है, कॉपर है, जिंक है। सही है, ये इसकी बात कर रहा हूं मैं। अब ये बोल रहा है कि अब देखो बाएं से दाएं जा रहे हैं अपन, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, बाएं से दाएं जा रहे हैं। तो बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी में क्या होती है? आयनन एंथैल्पी में क्या होना चाहिए? जनरली आयनन एंथैल्पी में क्या होता है? वृद्धि होती है बाएं से दाएं जाने पर। लेकिन यहां अनियमित परिवर्तन होता है। यहां क्या होता है? अनियमित परिवर्तन होता है। अनियमित परिवर्तन होता है मतलब पहले बढ़ रही है, फिर घट रही है, कहीं टॉप पे चल गई, कहीं डिक्रीज पर हो गई। ऐसा क्यों हो रहा है? इनके आकार परिवर्तन के कारण, इनके आकार में परिवर्तन के कारण, इनके आकार में परिवर्तन के कारण। आपको पता है ना इनके आकार में बहुत परिवर्तन हो रहा था। आकार में वैसे कमी होनी चाहिए थी, लेकिन कमी नहीं हो रही थी। पहले यहां तक कमी हो रही थी, फिर बराबर चला, फिर वृद्धि हो गई थी शील्डिंग इफेक्ट के कारण और उसके प्रवाही नाभिक के आवेश के कारण। तो आकार में परिवर्तन हो रहा है, आकार में कुछ अनियमित परिवर्तन आ रहा है, तो आयनन एंथैल्पी में भी क्या होता है? अनियमित परिवर्तन आता है। साथ ही पहली चीज तो ये, और साथ ही साथ D10 की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, फिर D5 आता है, फिर D0 आता है। इनकी स्टेबिलिटी की वजह से भी इनमें ऐसा ऐसा गेम चलने लग जाता है और आयनन एंथैल्पी के मान में परिवर्तन आने लग जाते हैं। नियमित परिवर्तन नहीं आता है, रेगुलर चेंजेस नहीं आते, इरेगुलर चेंजेस आ जाते हैं, क्योंकि साइज में भी आ रहा है और आयनन एंथैल्पी का मान साइज पर निर्भर करता है। साइज प्रभावी नाभिक के आवेश पर निर्भर करता है, प्रभावी नाभिक के आवेश आयनन एंथैल्पी पे भी निर्भर करता है। इसकी वजह से इसमें अनियमित परिवर्तन आते हैं। आपको बता दी मैंने, ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं आते। ठीक है, आगे देखो। कोई धातु, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, ये आ रखा है एक बार, ये इंपॉर्टेंट लगा दो इसको। कोई धातु अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था केवल ऑक्साइड तथा फ्लोराइड में ही क्यों प्रदर्शित करती है? ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ऑक्सीजन व फ्लोरीन दोनों का ही आकार, दोनों का ही आकार छोटा है और अधिक विद्युत तत्व है। दोनों ही क्या है? अधिक विद्युत ऋणी तत्व है। इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, विद्युत ऋणी तत्व है। दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, दोनों ही अधिक विद्युत ऋणी तत्व है, जिसके कारण, जिसके कारण ये अन्य तत्वों को, अन्य तत्वों को उनकी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में, उनकी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में, ऑक्सीडेशन नंबर है ना, ऑक्सीकरण अवस्था में ऑक्सीकृत कर देते हैं। ऑक्सीकृत, राइटिंग आज अच्छी नहीं आ रही ना, कोई बात नहीं, अभी सही हो जाएगी, देखना। क्या बोल रहा हूं मैं? ऑक्सीजन और फ्लोरीन जो है ना, दोनों का आकार छोटा है और दोनों की विद्युत ऋणात्मकता का मान अधिक है। इसकी वजह से क्या होता है? इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है। अब इनके सामने कोई दूसरा तत्व आया तो ये उसको अपनी उच्चतम, उसकी जो उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था है ना, जितना उसका पावर है उतना ऑक्सीकृत कर देते हैं, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मान ज्यादा है। अब उनको बिल्कुल, जिन जैसे मान लो इनके सामने कोई है एक्स, कोई भी एक्स है, उसकी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था है 5, तो ये उनको 5 तक ऑक्सीकृत कर देंगे। अब ये उसके बाद और ऑक्सीकृत हो सकता है क्या? उसके बाद उसका पावर खत्म हो गया, हो ही नहीं सकता है। इसीलिए कोई भी धातु अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था कहाँ दिखाती है? ऑक्सीजन के साथ में और फ्लोरीन के साथ में, क्योंकि इनकी विद्युत ऋणात्मकता का मान अधिक होता है। ये उनको अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था तक ऑक्सीकृत कर देते हैं, इसके बाद उनका ऑक्सीकरण और होना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए किसके साथ दिखाते हैं? ऑक्सीजन के साथ में। और किसके साथ में दिखाते हैं बच्चों? ये अपनी उच्चतम फ्लोरीन के साथ में। ठीक है, आगे देखो, अच्छा क्वेश्चन था ये। Cr+2 व Fe+2 में कौन प्रबल अपचायक है एवं क्यों है? ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं क्रोमियम की बात करता हूं। क्रोमियम कितने पर आता है बच्चों? 24 पर आता है। ठीक है, ये 24 पर आता है तो आप क्या लिखते हो इसमें? ऑर्गन
4s1 3d5, क्योंकि ये अपवाद था, क्रोमियम अपवाद था, तो यहाँ पे 4s2 3d4 आना चाहिए था, लेकिन अपन ने क्या लिखा, 4s1 3d5 लिखा। +2 का मतलब क्या है बच्चों, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन उड़ा दिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ऑर्गन 4s10, और यहाँ क्या आ जाएगा, 3d4 आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन इधर से उड़ा दिया मैंने। ऐसे ही मैं Fe के लिए लिखता हूँ। Fe कितने पर आता है, मैग्नीज के बाद Fe आता है, मैग्नीज 25 पर आता है, और ये कितने पर आता है, 26 पर आता है। क्या लिखोगे इसके लिए आप, ऑर्गन 4s2 3d6 लिखोगे। अब जैसे आपने ऐसा लिखा, तो अब यहाँ +2 चार्ज है, +2 चार्ज होने का मतलब ये रहा +2। अब यहां मैंने लिख दिया ऑर्गन, 2 इलेक्ट्रॉन उड़ाने आपको, 4s से उड़ा दोगे पहले 0, और 3d में कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। ठीक है, ये बात हमको समझ आ गई, कोई नई चीज नहीं है। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। क्या बोल रही है, Cr+2 व Fe+2 में कौन प्रबल अपचायक है। मान लिया कि क्रोमियम एक अच्छा अपचायक है, मान लिया 2 मिनट के लिए क्रोमियम एक अच्छा अपचायक है। अगर ये अपचायक है तो ये लोगों का क्या करेगा, ऑक्सीकरण, और खुद का क्या करेगा, अपचयन। खुद का अपचयन करने का मतलब क्या है, ये Cr+2 से किस में कन्वर्ट होगा, Cr+3 में। अरे बेटा, ये अगर अपचायक है तो ये लोगों का क्या कर रहा है, अपचयन, खुद का क्या कर रहा है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण करने का मतलब क्या है, इसका ऑक्सीडेशन अंक में क्या होनी चाहिए, वृद्धि, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को खोना चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन को खो देगा। अगर ये इलेक्ट्रॉनों को खो देगा तो ये 3d4 से कहां चला जाएगा, ये 3d4 से कहां चला जाएगा, 3d3 में चला जाएगा। सही है, इसमें आओ, मान लिया कि ये भी अब अच्छा अपचायक है, तो ये लोगों का क्या करेगा, अपचयन, और खुद का क्या करेगा, ऑक्सीकरण। खुद का ऑक्सीकरण करने का मतलब Fe+2 से कहां चला जाएगा, +3 में, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके। इलेक्ट्रॉनों का त्याग ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, तो अब ये 3d6 से कहां चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये किस में चल जाएगा, 3d5 में चला जाएगा। ऐसा करने से क्या हुआ ना मेरी जान, ध्यान से सुनना, ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से ये हुआ कि ये जो 3d5 है ना, 3d5 जो ना ये अधिक स्थायी है। 3d5 जो है ना अधिक स्थायी है। क्यों अधिक स्थायी है, ये अर्धपूरितः हाफ फील्ड है, और हाफ फील्ड वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। 3d5 की स्टेबिलिटी ज्यादा है किससे, 3d3 से। तो अच्छा अपचायक कौन है, जल्दी से अपचयन किसका होगा, Fe का। लेट किसका होगा, उसका, क्योंकि वहां पे 3d5, यहाँ पे 3d5 बन रहा है, और वहां पे 3d3 बन रहा है। इसीलिए इन दोनों में से अच्छा अपचायक कौन है, Fe+2 एक अच्छा अपचायक है। अरे यार बोलो यार, मेरी बात समझ आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इतनी देर से मैंने जो ये रामायण गई है, क्या तुमको ये रामायण समझ आई है कि मैंने क्या बोलने की कोशिश की आपके सामने। क्रोमियम था, Fe था, मैंने क्रोमियम को लिख दिया, मैंने Fe को लिख दिया, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के +2 बना दिया। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, इतना तो कर दिया, अब आगे का देखो, आगे क्या बोल रहा है। बोल रहा है अपचायक है। अपचायक क्या होते हैं बच्चों, जो लोगों का अपचयन करते हैं, खुद का ऑक्सीकरण करते हैं। खुद का ऑक्सीकरण करने का मतलब क्या हुआ, ये अपने +2 से कौन सी अवस्था में जाना चाहिए, इससे ज्यादा वाली, मतलब +3 में जाना चाहिए। +3 में कैसे आएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, मतलब 3d4 से किस में चला जाएगा, 3d3 में चला जाएगा। इधर भी यही, अगर ये अच्छा अपचायक है तो ये लोगों का क्या करेगा, अपचयन करेगा, खुद का क्या करेगा, ऑक्सीकरण। खुद का ऑक्सीकरण करने का मतलब +2 से किस में चला जाना चाहिए, +3 में चला जाना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन बाहर पटक देगा। 3d6 से किस में चला जाएगा, 3d5 में। अब इसका और इसका कंपैरिजन देख लो, 3d5 ज्यादा स्टेबल है या 3d3 ज्यादा स्टेबल है, 3d5 ज्यादा स्टेबल है। क्यों, क्योंकि ये अर्धपूरित है, अर्धपूरित कक्षक की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया, और ये ज्यादा स्टेबल है तो ये एक अच्छा अपचायक है, और वो एक दुर्बल अपचायक है। बोलो, इतनी बात समझ आई क्या, चीजें हैं आपको थोड़ी बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी। बस आसान सा काम था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। आ रखा है, जेई में भी आ रखा है एक बार, और एक बार शायद ये अपने बोर्ड में भी आ रखा है। ठीक है, बोलो बच्चों, हाँ हाँ सर। देखो, आपको चीजें तो करनी पड़ेगी ना बेटा, आपको अब सब चीजों को इग्नोर करना है, जितनी भी आपकी चीजें है ना, रिलेशनशिप हुआ, दोस्त हुए, यार हुए, इन सब को थोड़े टाइम के लिए आप साइड में रखो। आपको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि ये लोग आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्योंकि एंड द एंड ये काम नहीं आएंगे, एंड द एंड आपका काम काम में आएगा। और अभी आपका काम क्या है, ये। तो आपको इन सब चीज़ों में आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए।
और आपको इतना स्ट्रांग बनना है कि किसी और से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कोई क्या सोच रहा है, कोई क्या बोल रहा है आपके लिए, वो उनका काम है, आपका काम ये है। समझ गए ना? चलो आगे क्वेश्चन देखो बच्चों। M+2 जेड बराबर 27 के लिए पृथक्करण मात्र चुंबकीय आघूर्ण की गणना करो। मतलब ये क्या बोल रहा है, कोई मेटल धातु है जो कितने पर आती है, 27 पर आती है। 27 पर आने का मतलब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे, ऑर्गन, 18 इलेक्ट्रॉन ऑर्गन में, 2 इलेक्ट्रॉन 4s2 में, 3D में भर दो। कितने भर दोगे, 18 और 2 20, और अब कितने बच रहे हैं, 7 इलेक्ट्रॉन भर दोगे बच्चों। +2 का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन उड़ा दो। 2 इलेक्ट्रॉन उड़ाओगे तो ये क्या बच जाएगा, ऑर्गन 4s0 3D 7। +2 का मतलब क्या बच जाएगा, 3D 7 बच जाएगा। अब आपको वो बनाना है, एक अच्छा सा बना देते हैं अपन। सैयारा में सैयारा, सितारों के जहां में मिलेंगे फिर से यारा। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, तू ईयरफोन लगा के मत बैठा करो मेरी क्लास में तो स्पेशली। एक तो मेरी आवाज इतनी गंदी, और ऊपर से कभी कभी मैं गुनगुना देता हूँ, और तुमने ईयरफोन लगा के बैठे तो कान में से खून आने लग जाएंगे तुम्हारे। 7 इलेक्ट्रॉन बनने, 1 2 3 4 5 6 7 भर दिए, 7 इलेक्ट्रॉन मैंने। अब ध्यान से देखो यहाँ पे n का मान कितना आ रहा है, n का मान कितना आ रहा है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अकेले इलेक्ट्रॉन सिंगल लोग तुम्हारी तरह कितने हैं बच्चों, 3। n क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ रही है, 3 आ रही है, ठीक है। क्या पूछ रहा है ये, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। चुंबकीय आघूर्ण को बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। फॉर्मूला होता है इसका बच्चों एन, n+2, और मात्रा क्या होता है इसका, bm। bm का मतलब क्या है, बोहर मैग्नेटोन, बोहर मैग्नेटोन। bm का मतलब क्या बच्चों, बोहर मैग्नेटोन। अब यहां से आप मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर लो। n का मान कितना है बच्चों, 3 है, तो यहाँ 3 लिख दो, फिर 3+2 लिख दो। तो यहाँ से मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ जाएगा, बोलो जल्दी से। 3 2 5, 5 3 15, √15 ऐसा भी लिख दो, या फिर आप इसको और सोल्व करके लिख लो, ये हो जाएगा 3.86 बोहर मैग्नेटॉन। अब कैसे आया ये सुनो। देखो √15 बोहर मैग्नेटॉन लिख कर आओगे ना, कोई गलत नहीं कर सकता, कोई माइकल लाल या माइकल लाली पैदा नहीं हुई जिसको गलत कर देवे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इसको और कैलकुलेट करके लिखना है, तो √15 की कैलकुलेशन 3.86 लिखी मैंने। कैसे लिखी, वैसे भी सोल्व कर सकते हो, थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगा सकते हो। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 3। तो फिक्स से जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, फिक्स से 3 पॉइंट समथिंग में आंसर आएगा। अगर मान लो n का मान 4 होता ना, तो फिक्स से 4 पॉइंट समथिंग कुछ मान आता। ये मैं आपको दिमाग लगाने की बात ही बता रहा हूं डायरेक्ट। मान लो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 होती, तो 5 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आता बोहर मैग्नेटॉन में। यहाँ पर, यहाँ नहीं, यहाँ पर रूट वूट को सोल्व करने के बाद करके देख लेना भले ही आप। कभी जेई नीट में क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट दिमाग लगाना, वहां पे कैलकुलेशन करने नहीं बैठ सकते वहां पे अपन। ठीक है, ये कुछ खास बात थी तो मैंने आपको बता दी। इस क्वेश्चन में चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना है, 3.86 बोहर मैग्नेटॉन, या फिर क्या आ गया, √15 आ गया। आगे देखो, स्पष्ट कीजिए कि स्पष्ट कीजिए। पहले मैं जब छोड़ा था ना, तो मैं स्पष्ट को स्पष्ट पढ़ता था कि स्पष्ट कीजिए, अब पता चलता है ये स्पष्ट नहीं स्पष्ट है ना। स्पष्ट कीजिए कि Cu+ आयन जलीय विलयन में स्थायी नहीं है, क्यों। अच्छा देखो, Cu+ आयन जो है ना, एक तो Cu+ होता है। अच्छा पहले कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर लिखो। कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर ये 29 पर आता है, तो आप क्या लिखते हो इसको, ऑर्गन 4s1 3D10। ऐसा क्यों लिखते हो, क्योंकि ये अपवाद था, एक इलेक्ट्रॉन आगे चल जाता है स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। D9 अनस्टेबल होता है, D10 ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए। ठीक है, तो यहां से कॉपर क्या ऑक्सीडेशन नंबर दिखाना चाहिए, +1 दिखाना चाहिए। +1 दिखाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 4s0 3D10 बचेगा, जो कि स्टेबल है। D10 आ गया, पूर्ण पूरित हो गया, स्टेबल बन गया। लेकिन साथ ही साथ ये Cu+2 भी दिखाता है। साथ ही साथ ये क्या करता है, +2 भी दिखाता है, अपवाद है इसलिए 4s0 3D9 आ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन और उड़ा दिया।
अब बोल रहे हैं Cu+1 स्टेबल है या Cu+2 स्टेबल है, तो इसका आंसर है बच्चों स्टेबल कौन ज्यादा है, Cu+2 ज्यादा स्टेबल है और Cu+1 कम स्टेबल है। वैसे होना ये ज्यादा स्टेबल चाहिए, ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। क्यों ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि D10 आ रहा है। ये कम स्टेबल होना चाहिए क्यों, क्योंकि D9 आ रहा है। लेकिन फिर भी Cu+2 ज्यादा स्टेबल है और Cu+ कम स्टेबल है। अब अपवाद तो बोल दिया, लेकिन कुछ तो कारण होगा, ऐसे थोड़ी हो सकता है कि ऐसे ही दे दिया मैंने आपको ये, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना बच्चों। बोलो बात समझ आई क्या। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना। पहला कारण तो क्या है, Cu+ में सेकंड आयनन एंथैल्पी का मान अधिक है। आयनन एंथैल्पी का मान अधिक है। सही बात है ना। इसके अंदर आपने Cu+ में D10 आ गया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, प्रथम आयनन एंथैल्पी हो गई। द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान बहुत अधिक है, लेकिन यहाँ द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान बहुत कम है। यहां से एक इलेक्ट्रॉन आसानी से और निकाल सकते हो आप। नहीं समझ आया। एक इलेक्ट्रॉन उड़ाना था कॉपर में से, प्रथम आयनन एंथैल्पी हुई, ये बन गया। दूसरा और उड़ाना है तो आपको द्वितीय आयनन एंथैल्पी लगेगी, और इसका मान अब बहुत ज्यादा हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ D10 आ गया जो कि स्टेबल है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो गया, मुश्किल हो गया। लेकिन Cu+2 में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, आसान है, क्योंकि D9 है, अनस्टेबल है। एक कारण तो ये हुआ। दूसरा, Cu+ का असमानुपातन हो जाता है। Cu+ का असमानुपातन हो जाता है। Cu+ का क्या हो जाता है बच्चों, असमानुपातन हो जाता है। असमानुपातन होने का मतलब क्या, ध्यान से देखना। एक इक्वेशन है ना, Cu+ जो है ना एकवश में है। एकवश का मतलब जलीय है, क्योंकि जलीय की तो बात कर रही है, जलीय है। मान लो ये दो है, तो क्या होता है ना, ये एक तो बदल जाता है Cu+2 में और एक रह जाता है ये Cu में। एक तो किस में चल गया, Cu+2 में, और एक किस में चल गया बच्चों, ये Cu में चल गया। तो क्या हुआ, ये यहां से ये किस में है, एकवश में ही है, और ये किस में है, सॉलिड में है। इसका असमानुपातन हो गया। असमानुपातन का मतलब क्या है, यहां से यहां जाने में क्या हुआ है, +1 से +2 में चल गया, ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि हो गई, मतलब ऑक्सीडेशन हो गया इसका, ऑक्सीडेशन हो गया इसका। साथ ही साथ यहां से यहां जाने में +1 से कहां चल गया, ये 0 में चल गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आ गई। तो मतलब यहाँ इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। रिडक्शन होने का मतलब इसका अपचयन हो गया। इसी का ऑक्सीकरण भी हो गया, इसी का अपचयन हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, असमानुपातन। तो +1 जैसे ही आप जलीय विलयन में डालोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में, और कॉपर 0 में, और +2 में। मतलब +2 की स्टेबिलिटी ज्यादा है, तभी तो इसमें कन्वर्ट हो रहा है। +1 की स्टेबिलिटी कम है, इसीलिए तो वो जल्दी से उसमें बदल जा रहा है। तो दो कारण बोलेंगे अपन कि Cu+ में द्वितीय आयनन द्रव्य का मान ज्यादा है, साथ ही साथ Cu+ का असमानुपातन हो जाता है जलीय विलयन में। ये फटाफट किस में कन्वर्ट हो जाता है, +2 में, और किस में चला जाता है, 0 में। इसीलिए Cu+1 की स्टेबिलिटी कम है और Cu+2 की स्टेबिलिटी ज्यादा है। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी कि मैंने क्या रामायण यहाँ पर गाई है। बोलो बच्चों हाँ हाँ सर। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। लेंथेनोइड आंकुचन, आंकुचन बोल लो या संकुचन बोल लो, की तुलना में एक तत्व से दूसरे तत्व के बीच एक्टेनोइड संकुचन अधिक होता है, क्यों। ध्यान से सुनना मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे। लेंथेनोइड संकुचन, लेंथेनोइड संकुचन है और यहाँ एक्टेनोइड संकुचन है। दोनों ही हम पढ़कर आ चुके हैं वैसे तो। संकुचन या अंकुचन दोनों एक ही बात होती है बच्चों, है ना। अब सुनना क्या बोल रहा हूं मैं। लेंथेनोइड संकुचन का मतलब क्या होता है, लेंथेनोइड का मतलब आप किस में इलेक्ट्रॉन भरते हो, 4f में। 4f में कितने, 14 इलेक्ट्रॉन भरते हो आप। तो 4f 14 इलेक्ट्रॉनों का दुर्बल परिरक्षण प्रभाव, दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण, दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण आकार में कमी आती है। आकार में कमी आती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लेंथेनोइड संकुचन। एक्टेनोइड संकुचन में क्या होता है, एक्टेनोइड में हम किस में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 5f में 14 इलेक्ट्रॉनों के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण,
परिरक्षण प्रभाव के कारण दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण आकार में कमी आती है। आकार में कमी आती है। सुनो क्या बोल रहा हूं मैं। लेंथेनॉइड संकुचन का मतलब क्या होता है? लेंथेनॉइड क्या होते हैं? जिनके 4f में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। अब 4f में जैसे इलेक्ट्रॉन भरते हैं ना, तो इनका परिरक्षण प्रभाव लग जाता है। परिरक्षण प्रभाव का मतलब क्या है? एक परत बन जाती है, शील्ड बन जाती है, तो प्रतिकर्षण कम हो गया। ऐसा बोल लो, प्रतिकर्षण कम हो गया, दुर्बल प्रतिकर्षण हो गया। तो प्रतिकर्षण कम हो गया तो बढ़ेगा क्या? आकर्षण। और आकर्षण बढ़ेगा तो साइज क्या हो जाएगा? छोटा। साइज में, आकार में क्या हो जाएगी? कमी, जिसको हम क्या बोलते हैं? लेंथेनॉइड संकुचन। ऐसे ही सेम आप इसमें बोलोगे। 4f 5f 14 इलेक्ट्रॉनों का क्या लगता है? दुर्बल परिरक्षण, मतलब इनमें प्रतिकर्षण कम हो गया, दुर्बल हो गया, तो आकर्षण ज्यादा हो गया। आकर्षण ज्यादा हो गया, अब क्या हुआ? आकर्षण ज्यादा हुआ तो साइज क्या हो गया? छोटा, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्टेनोइड संकुचन। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि लेंथेनोइड संकुचन ज्यादा है या एक्टेनोइड संकुचन ज्यादा है, तो आंसर ये है एक्टेनोइड संकुचन ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि कारण लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ध्यान से सुनना। एक्टेनोइड संकुचन ज्यादा क्यों होता है, ध्यान से सुनना। 4f14 व 5f14 में दुर्बल परिरक्षण प्रभाव, दुर्बल परिरक्षण प्रभाव, दुर्बल परिरक्षण प्रभाव 4f 5f 14 इलेक्ट्रॉनों का होता है। 5f 14 इलेक्ट्रॉनों का होता है, जिससे अधिक संकुचन, जिससे अधिक संकुचन भी 5f14 इलेक्ट्रॉनों वाले तत्वों में होता है, तत्वों में होता है। बोलो, मैं बात समझिए क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। दुर्बल परिरक्षण प्रभाव ज्यादा किसका लगता है? 5f का, ये 4f का, 5f का, क्योंकि और ज्यादा दूर हो गया, एक क्वांटम नंबर बढ़ गया, तो दुर्बल परिरक्षण प्रभाव और ज्यादा हो गया, और कम हो गया प्रतिरक्षण प्रभाव, प्रतिकर्षण और कम हो गया, मतलब आकर्षण और ज्यादा हो गया, तो साइज और छोटा हो जाएगा। साइज और छोटा हो जाएगा तो संकुचन ज्यादा हो रहा है, तो किस में होता है? वो एक्टिनोइड संकुचन में होता है। ये चीज अपन ने नोट्स में भी लिखी थी, ठीक है। आगे देखो, बस थैंक यू, खत्म हो गया यहाँ पे अपना काम। देखो अब क्या बोल रहा हूँ मैं। थैंक यू, आपने इतनी देर हमसे पढ़ाई की। बहुत अच्छा लगा होगा, जितना मुझे अच्छा लगा उतना ही आपको लगा होगा, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबा दो, और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो कि हाँ, हमने आज ये पढ़ाई करी है, आप भी करो, आप भी मजे लो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए।